हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में आपको मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, बट वहाँ पर मैंने आई थिंक 5 ही एग्जांपल्स और वर्क एनर्जी थ्योरम से रेलेवेंट और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस कॉन्सेप्ट को रखा था। सो ये पार्ट 2 होगा प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें मैं सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। कहता है ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेड टू ट्रांसलेट इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity. So ये बात हमें क्लियर रख लेनी है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0 है, विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट स्लाइड्स। तो हमें वेलोसिटी बतानी है। फॉर एग्जांपल जब पार्टिकल बी लोकेशन पे है, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसने इनिशियली तो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u इक्वल्स टू 0 है, ठीक। और हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो ट्रांसलेट हुआ है। सो लेट अस कंसीडर कि हमने उसको a एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया और उसके कारण जो देखो ये a एक्सेलरेशन है और इस a एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा है, जो टॉप मोस्ट स्फीयर के टॉप पे पार्टिकल रखा गया था वो स्लाइड करके यहाँ पर आ गया है, बी लोकेशन पे आ गया है, ठीक। तो अब हमें बी लोकेशन पे इसकी वेलोसिटी पता करनी है। बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो अब देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, है ना। एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको mg लिखा जाएगा। और एक स्यूडो फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, तो इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, तो मैं fp लिख रहा हूँ स्यूडो फोर्स को, विच इज़ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 2 फोर्सेस जो हैं इनके कारण अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि ये कितना नीचे आया है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो टोटल तो r था, देखो ये r है और ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा r cos थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ r cos ऑफ थीटा, है ना, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ है। इसको मैं x लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ y इक्वल्स टू r cos थीटा। एक मिनट, नॉट y, ये जो पोजीशन होगी ना, फिर ये कितना होगा। सो दिस इज अवर y, कि ये इतना वर्टिकली नीचे आया है, तो y कितना होगा, r माइनस r cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ y। ये x है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी होगी, अगेन आप देख सकते हो, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, थीटा के साथ वाली साइड हो जाएगी r cos थीटा और उसके अपोजिट साइड हो जाएगी r sin थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए r sin थीटा। सो दिस इज r sin थीटा, x का वैल्यू r sin थीटा हो जाएगा, y का वैल्यू r माइनस r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स अगर हम देखते हैं, स्यूडो फोर्स जो है वो आप देखोगे राइट साइड पे एक्ट कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है राइट साइड पे, और हमारा जो पार्टिकल है वो भी राइट साइड पे डिस्प्लेस हुआ है, कितना, r sin थीटा। सो वी कैन राइट वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, कि स्यूडो फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा, तो वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ma फोर्स है और x, और वैल्यू पुट करेंगे ma, x का वैल्यू है r sin ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी जब कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटी फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो फोर्स हो गया mg और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना हुआ है, y।
और y का वैल्यू हम पुट करेंगे। सो दिस इज mg, y होगा r1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से r1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। दोनों वर्क डन आ गए। चलिए वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? 0, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना लिखे हम? 1/2 mv² लिखे। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन मतलब स्यूडो फोर्स के कारण और किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ये किसके कारण हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना वैल्यू है? 1/2 mv² और इनिशियल कितना है? 0 है। चलिए इनको पुट करते हैं। एम ए आर साइन ऑफ थीटा वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस एम जी आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2 mv²। ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम देखें अब तो मास वाली टर्म कैंसिल हो सकती है यहाँ पर, ठीक। हमें वेलोसिटी तक पहुँचना है। चलिए वेलोसिटी तक पहुँचते हैं। तो ये आ जाएगा ए आर साइन ऑफ थीटा प्लस जी आर नेगेटिव ऑफ जी आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2 v², ठीक। आर सब में कॉमन आ रहा है, आर को कॉमन लिया जा सकते हैं और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर, ये बचेगा ए साइन ऑफ थीटा प्लस जी नेगेटिव ऑफ जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू v²। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2r a साइन ऑफ थीटा प्लस g नेगेटिव ऑफ g cos ऑफ थीटा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और कहता है कि इट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l लेंथ की स्ट्रिंग है and a variable force F is applied on it which brings the string gradually at an angle theta with the vertical. Find the work done by this force. So देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस तरह से इस पे ये वर्टिकल मोशन इसने फॉलो किया है इस तरह से। तो देखो ये कितना हाइट पे चला गया। अगर मैं कहूँ कि ये इसका जो रेफरेंस लेवल था, इस रेफरेंस लेवल से ये इतना अप चला गया है, इतना y ऊपर चला गया है। तो ये y का वैल्यू कितना होगा ना? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये तो मेरे पास लेंथ l था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस कैन बी रिटन एज l cos थीटा, l cos थीटा। तो ये जो लेंथ होगा जिसको मैं y लिख रहा हूँ वो कितना हो जाएगा? l माइनस l cos ऑफ थीटा। ये y हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है इस पे? टेंशन फोर्स भी एक्ट करेगी, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टेंशन फोर्स है दैट ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। इसलिए वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो फिर वर्क डन कौन कौन बचा? एक तो mg बचा और एक बचा f। इन दोनों के कारण ही वर्क डन हो रहा है। और एज इट इज क्लियरली इंडिकेट्स इन द न्यूमेरिकल कि स्ट्रिंग को धीरे धीरे थीटा एंगल पे लाया गया, ग्रेजुअली। इट मीन्स दैट इनिशियली भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0, और फाइनली भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इट मीन्स दैट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर 0। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस न्यूमेरिकल में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास है फोर्स m विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है y। इसका मतलब ये नेगेटिव आना चाहिए वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ mg y इक्वल्स टू l 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया। सो टोटल वर्क डन कितना लिखा जाएगा? टोटल वर्क डन होगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू
विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू डेल्टा के तो 0 है, सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. So this is the answer of this problem. Question number 3 देखते हैं. A pendulum of mass m and length l is suspended from a ceiling of a trolley which has a constant acceleration. तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है हमारे पास एक ट्रॉली है और वो a एक्सेलरेशन से राइट साइड पे जा रही है. Find the maximum deflection theta ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल. ठीक, तो पहले तो क्या था कि पेंडुलम सस्पेंडेड था सीलिंग से, फिर क्या हुआ कि ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू हो गई. तो जब वो सस्पेंडेड था सीलिंग से, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी. बट जब ए एक्सेलरेशन के कारण वो जो हमारे पास ट्रॉली है राइट साइड मूव करना शुरू हो जाती है, तो पेंडुलम किधर आ जाएगा, पेंडुलम ऑब्वियसली वो इस तरफ आ जाएगा, यहाँ कहीं पेंडुलम आ जाएगा. ठीक, और यहाँ आके स्टिल हो जाएगा. तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक हो गया. अब यहाँ पर ये सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, ये ए है और ये सिचुएशन बी है. तो ये ए सिचुएशन है और ये सिचुएशन कौन सी है, बी है. तो जब पेंडुलम जो बॉब है वो बी पोजीशन पे है, तो इस पे देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. इस पे तो एक तो mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में. ठीक, दिस इज द स्यूडो फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और एक इसमें टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, है ना, एक इस पे टेंशन फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में. ठीक, 3 फोर्सेस लग रही हैं. बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि जो टेंशन फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना. ये 90 डिग्री पे होगी, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा. तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कितना हाइट अचीव किया है इसने अपने इनिशियल पोजीशन से बी पोजीशन पे आने के लिए. तो टोटल लेंथ तो L था हमारे पास, ये L था, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, L कॉस ऑफ थीटा. तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस L कॉस ऑफ थीटा. इसका मतलब y जो है हमारे पास, जो इसने हाइट गेन की है, ये y हो गया, हाइट गेन की है a से b, वो हो गया L माइनस L कॉस थीटा. सो y इज इक्वल टू L 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये y हो गया, करेक्ट है. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो ये कितना मूव किया होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूवर्ड्स द लेफ्ट स्यूडो फोर्स के कारण, तो ये इतना इसने मूव किया है. तो इसको मैं x लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू L साइन ऑफ थीटा. x की वैल्यू L साइन थीटा हो जाएगी. अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, बिकॉज मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है. सो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स MAX इतना लिखा जाएगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव ऑफ MAX का वैल्यू हो जाएगा L साइन ऑफ थीटा. नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी mg, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, राइट, बट A से B जाते हुए डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके कारण तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा mgy. y का वैल्यू पुट करते हैं, mgy है हमारे पास L 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इतना है. टेंशन के कारण वर्क डन 0 हो गया. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से. सो टोटल वर्क डन मेरे पास स्यूडो फोर्स के कारण प्लस ग्रेविटी के कारण प्लस टेंशन के कारण इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 0 आएगा, है ना. डेल्टा के की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. सो स्यूडो फोर्स का वैल्यू लिखें अगर हम, दैट इज MAL साइन ऑफ थीटा, और ग्रेविटी के कारण होगा माइनस MGL 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और टेंशन के कारण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो इट इज़ MAL साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू MGL 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये कुछ ऐसा रहेगा. M से M कैंसिल हो जाएगा, ये M से M कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमें
अपनी थीटा की कैलकुलेशन करनी है। थीटा देखेंगे अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम देख सकते हैं कि साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है ना, तो ए एल साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। आइडेंटिटी होती है हमारे पास, आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ 2 थीटा विच कैन बी रिटन एज 2 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, एंगल हाफ हो गया तो ये लिखा जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ऐसे लिखा जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के एक्सप्रेशन को 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के एक्सप्रेशन को हाफ एंगल की आइडेंटिटी से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं तो विच कैन बी रिटन एज जी एल एंड 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से देखो जो जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और एक कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी इस तरह से। सो हमारे पास अब क्या बचा, 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2g कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू g अपॉन a, करेक्ट। अब ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2, tan ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू g बाई a। सो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स g बाई a, और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2 tan इनवर्स g अपॉन a। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्लियर है सबको। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद ए वेरिएबल वेलोसिटी, और हमें वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है। क्या वैल्यू है वेरिएबल वेलोसिटी की, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वेरिएबल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू, सो इसको सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k रूट ऑफ x हमें गिवन है, k इज ए कॉन्स्टेंट। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकेंड्स। ठीक है, t सेकेंड्स में हमने वर्क डन बताना है सारी फोर्सेस के कारण। तो या तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें या फिर हम क्या कर लें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें। हालांकि हमें v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी t इक्वल्स टू 0 पे, है ना। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और t इज इक्वल टू t सेकेंड्स पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी है वो तो t की टर्म में है ही नहीं, तो वेलोसिटी को सबसे पहले हमें t की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखो वेलोसिटी हमारे पास है यहाँ पर k रूट ऑफ x, तो वेलोसिटी को लिखा जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू k रूट ऑफ x। ठीक, से ये dv ऐसे लिखा जाएगा ना, सॉरी एक मिस्टेक, यहाँ पर dx अपॉन dt लिखा जाएगा ना, वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा dx और ये डिवीजन में आ जाएगा रूट ऑफ x इक्वल्स टू k dt, ऐसा लिखा गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं तो इनको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k एंड dt, इस तरह से इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें आसान बनाने के लिए तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और k का इंटीग्रेशन तो यहाँ पर kt हो जाएगा। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू kt, ऐसा। ठीक, अब क्या किया जाए, अब हो जाएगा मेरे पास x की पावर कितनी, x की पावर हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल्स टू kt, ऐसे। ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ x इक्वल्स टू kt, ये एक्सप्रेशन आ गया।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर। तो अब आप देखोगे कि मेरे पास x का एक्सप्रेशन आ गया है, तो इस x के एक्सप्रेशन से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी लिखा जाएगा dx अपॉन dt। इसका कांस्टेंट टर्म्स तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएंगी, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। सॉल्व किया जाए 2 और 4 को तो ये आ जाएगा के स्क्वायर टी बाई 2। ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू के स्क्वायर टी बाई 2। ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे मेरे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और t इज इक्वल टू टी सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, 1/2 m वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2 m वी का स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ऐसा लिखा जाएगा। सो k फाइनल जो मेरे पास होगा m/8 k पावर 4 टी स्क्वायर, ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। सो वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल विच इज इक्वल्स टू m/8 k पावर 4 टी स्क्वायर माइनस 0। सो इट इज़ नथिंग बट m/8 k 4 टी स्क्वायर। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि ए पर्सन ऑफ मास 70 kg जम्प्स फ्रॉम ए स्टेशनरी हेलीकॉप्टर विद द पैराशूट ओपन। सो देखो कहा गया है स्टेशनरी हेलीकॉप्टर, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एज ही फॉल थ्रू 50 मीटर हाइट, तो उसने वर्टिकली 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, h की वैल्यू 50 मीटर हो जाती है यहाँ पर। ही गेन ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आके उसकी जो स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसका मतलब उसके पास k फाइनल होगा 1/2 m वी स्क्वायर, v की वैल्यू 20 होगी और k इनिशियल की वैल्यू उसके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से k फाइनल माइनस k इनिशियल करके। ओके, ये बात तो हो गई। फाइंड द वर्क डन बाय विस्कस एयर ड्रैग, ठीक, कि एयर रेजिस्टेंस के कारण कितना वर्क डन हुआ है। दो फोर्सेस यहाँ पर इसका मतलब वर्क डन कर रही हैं। एक तो हो गया हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और h भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब हो गया m हमारे पास है 70, चलो फिलहाल हम mg h लिख लेते हैं इसको। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक, अब वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर ड्रैग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ओनली द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 0 है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं लिख रहा हूँ mgh प्लस वर्क डन बाय एयर ड्रैग, ऐसा लिखा जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 mv स्क्वायर, m है मेरे पास 70 और v का वैल्यू है 20, सो 20 का स्क्वायर। m की वैल्यू 70, g मैं 10 लिख रहा हूँ, h की वैल्यू है 50 प्लस वर्क डन बाय एयर ड्रैग इज इक्वल टू 1/2 इंटू 70 इंटू 400। ओके, तो यहाँ से हम वर्क डन बाय ग्रेविटी एयर ड्रैग कैलकुलेट कर सकते हैं। एयर ड्रैग वो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 70 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इट इज़ 700 इंटू 50। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 700
मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 20, और ये हो गया 700 मल्टीप्लाई बाई 50। 700 आ गया कॉमन, 20 माइनस बाई 50, ठीक, 700 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30, तो -21,000 जूल। सो इतना वर्क डन आना चाहिए। दिस इज़ द वर्क डन बाय द एयर ड्रैग। नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो एयर ड्रैग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो दोनों के बीच थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, 2008 में पूछा गया है IIT JEE में। कहता है ए ब्लॉक B इज अटैच्ड टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स S1 एंड S2, ठीक है, विद स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या है वैल्यूज K और 4K। तो हमारे पास S1 और S2 है डायग्राम में, और उनके स्प्रिंग कांस्टेंट लिखे गए हैं। द अदर एंड्स आर अटैच्ड टू आइडेंटिकल सपोर्ट्स M1 एंड M2 नॉट अटैच्ड टू द वॉल्स। तो ये हमारे पास सपोर्ट्स हैं M1 और M2, ये वॉल से अटैच्ड नहीं है। ये भी मासलेस है, ये भी मासलेस है, स्प्रिंग भी क्या है, मासलेस है, ठीक। फिर क्या कहता है, देर इज़ नो फ्रिक्शन एनीवेयर, द ब्लॉक B इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड वॉल 1 बाय स्मॉल डिस्टेंस x। तो ये तो हमारे पास जो ब्लॉक है ये डिस्प्लेस किया गया, ओके। द ब्लॉक B इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड वॉल 1, ये वॉल 1 है, इसकी तरफ डिस्प्लेस किया गया, कितना, x डिस्प्लेस किया गया है। तो जब हम इस डिस्प्लेस करेंगे तो S1 कंप्रेस हो जाएगा और S2 एलोंगेट हो जाएगा बाय स्मॉल डिस्टेंस x एज शोन इन द फिगर एंड रिलीज्ड, और उसको छोड़ दिया गया। द ब्लॉक रिटर्न्स एंड मूव्स ए मैक्सिमम डिस्टेंस y टूवर्ड वॉल 2। तो जब ये कंप्रेस हुआ है, इस सिचुएशन पे जब इसको छोड़ेंगे तो S1 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स मैं अगर कहूँ तो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो F1 फोर्स के कारण ये क्या होगा, स्प्रिंग ये इसके कारण, इस फोर्स के कारण ये इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये पहले तो अपनी इस तरह पे यहाँ पर नेचुरल लेंथ पे आएगा, S1 यहाँ कहीं आ जाएगा नेचुरल लेंथ पे, और उसके बाद फर्दर आगे चला जाएगा, कंप्रेस करेगा किसको, S2 को, और फर्दर आगे कितना जाएगा, y जाएगा। ये देखो लिखा, द ब्लॉक रिमेन्स एंड मूव ए मैक्सिमम डिस्टेंस y टूवर्ड्स वॉल 2। तो पहले तो ये यहाँ से अपनी नेचुरल लेंथ पे यहाँ कहीं आ जाएगा, जैसा ऊपर वाली डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, और उसके बाद ये फर्दर कंप्रेस करेगा S2 को हो कितने डिस्टेंस से, y डिस्टेंस से। सो x तो ये हो गया, और y जब वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। डिस्प्लेसमेंट x एंड y आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ y एंड x। तो देखो सवाल कितना लंबा है, डायग्राम कितनी कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन सोल्यूशन उसका उतना ही आसान है। चलिए जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। आप देखोगे जब इसको x पे कंप्रेस करके रखा हुआ है, इस सिचुएशन पे इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये कंप्रेस है सिचुएशन में, तो ये इस सिचुएशन से किधर आने की कोशिश करेगा, है ना। आप देखोगे ये वापस इस यहाँ कहीं आना चाहेगा, और ये स्प्रिंग होगा इसका, तो S1 अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, तो इसके लिए इसको कितना डिस्प्लेस होना पड़ा, वापस x जाना पड़ा, है ना। और फोर्स क्या लग रही है, फोर्स 1 लग रही है। फोर्स 1 के कारण ये लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस हुआ है अपनी नेचुरल लेंथ पे, तो ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ पे आ गया, S1 अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया। कितना x डिस्प्लेस होगा जब वो लेफ्ट साइड पे, तो कितना वर्क डन किया, क्योंकि उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, उसके बाद ये दूसरा वाला कंप्रेस होना शुरू हो गया, S2 कंप्रेस होना शुरू होगा। फिर इस नेचुरल लेंथ से जब ये यहाँ कहीं आएगा, तो ये वाला कंप्रेस हो जाएगा, है ना। ये कितना कंप्रेस होगा, y कंप्रेस होगा, है ना। ब्लॉक जब यहाँ आ गया तो S2 वाला कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हुआ, y कंप्रेस हुआ, ठीक। चलिए तो इनके कारण हमें अब वर्क डन देखना है। तो पहली क्या सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है कि जब ब्लॉक F1 फोर्स लग रही थी और वो x से डिस्प्लेस हुआ है, F1 फोर्स के कारण x से
डिस्प्लेस हुआ है। तो कितना वर्क डन किया गया, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय S1 इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा ना हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों लेफ्ट साइड पे हैं। और वर्क डन बाय S2 देखेंगे जब, तो आप देखोगे यहाँ पर तो FS2 इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन y इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब इसका वर्क डन नेगेटिव लिखूंगा मैं, इसका वर्क डन क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, फिर इसका आएगा हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक, ये सिचुएशन हो गई। अब हमारे पास देखिए क्या हो सकता है, टोटल वर्क डन कितना हो गया, सो टोटल वर्क डन अब टोटल वर्क डन कितना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियली भी जब ये सिचुएशन थी तो यहाँ पर भी ये रेस्ट पर था, और फाइनली यहाँ पर भी ये फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो डेल्टा के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ये आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये 4K लिखा जाएगा, 4K S2 के कारण कितना वर्क डन हुआ है, 4K, उसका कांस्टेंट है ना, नेगेटिव ऑफ 1/2 4K वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस तरह से। सो वी कैन राइट 1/2 K एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जब देखेंगे ये हो जाएगा 2K वाई स्क्वायर। K से K टर्म कैंसिल हो गया, तो मुझे रेशो किसका चाहिए था, मुझे रेशो चाहिए y अपॉन एक्स का। तो y अपॉन एक्स का अगर मैं रेशो देखता हूँ, ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो √4 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1/2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए ब्लॉक ऑफ मास, हमारे पास मास है 5 मीटर, स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 3 मीटर। ठीक है, तो एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, उसका लेंथ है 3 मीटर। द फर्स्ट 1 मीटर ऑफ द प्लेन इज स्मूथ, तो 1 मीटर तो स्मूथ है, ओके ये स्मूथ हो गया। एंड द नेक्स्ट 2 मीटर इज रफ। ठीक, तो ये 1 मीटर लिख लेते हैं, ए से बी लिख लेते हैं 1 मीटर, और बी से सी हो जाएगा रफ। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, एंड अगेन कम्स टू रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन कम्स टू रेस्ट। और फाइनल वेलोसिटी जब ये ब्लॉक यहाँ कहीं आएगा, फिर से फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। और जब ब्लॉक यहाँ से चला था उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। कहता है इफ़ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह से सिचुएशन है, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। इफ़ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रफ पोर्शन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो कंटिन्यूसली पूरी जर्नी में ब्लॉक कहीं भी होगा, चाहे रफ पे हो या स्मूथ सरफेस पे हो, ग्रेविटी तो एक्ट करेगी mg sin थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन, और दूसरी डायरेक्शन में कौन एक्ट करेगा, mg cos ऑफ थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल। ठीक, तो ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो 3 मीटर के दौरान हो रहा है, पूरे इंक्लाइंड सरफेस पे जितनी देर तक ब्लॉक चलता रहा ग्रेविटी वर्क डन करता रहा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो कितना लिखेंगे, mg साइन ऑफ थीटा, ये फोर्स लग रहा है, और कितना डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक, अब वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन तो 2 मीटर के दौरान ही लगा, और फ्रिक्शन का कितना वैल्यू होगा, म्यू mg cos ऑफ थीटा, ये सबको पता होना चाहिए, और कितने मीटर तक, 2 मीटर के लिए लगा फ्रिक्शन। ठीक, ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज इनिशियल स्पीड 0 है। फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू 0 आ गया। टोटल वर्क डन किसका है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन,
वो 0 होगा। चलिए ये हो जाएगा mg साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर प्लस, और एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन आएगा और फ्रिक्शन उसके अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा, है ना। कि जैसे ये ब्लॉक है तो फ्रिक्शन तो इधर आ रहा है और फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो देख लेते हैं ये कितना आना चाहिए, फिर नेगेटिव आना चाहिए या ये नेगेटिव आना चाहिए, इसको नेगेटिव लिख देते हैं, नेगेटिव म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर इक्वल्स टू 0। ठीक, अब एम जी कॉमन ले लें, एम जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन 31/2 बचा, साइन 31/2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये म्यू कॉस ऑफ 30 डिग्री हो गया √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये एम जी जो है 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया 3/2 माइनस ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये आ गया √3 मल्टीप्लाई बाय म्यू इक्वल्स टू 0। सो √3 इस तरह से इक्वल्स टू 3/2, तो म्यू कितना हो गया है √3/2। इस तरह से म्यू का वैल्यू हो गया, म्यू इज इक्वल टू √3/2। ठीक, दिस इज अवर रिक्वायर्ड। ओके, देखो बच्चों, इसका जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, एक 20 kg ब्लॉक है हमारे पास अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए। ठीक है, सो ए से ये रेस्ट से रिलीज हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। रिलीज का मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। द स्प्रिंग एट दिस इंस्टेंट इज हैविंग एन एलोंगेशन ऑफ 1 मीटर, मतलब कि ऑलरेडी स्प्रिंग यहाँ पर 1 मीटर एलोंगेट हो चुका है। सो एक्स इनिशियल जो एलोंगेशन होगी है वो कितनी है स्प्रिंग में 1 मीटर है। द ब्लॉक इज अलाउड टू मूव in smooth horizontal slot with the help of a constant force of 50 न्यूटन in the rope as shown। तो ये फोर्स इस पे एक्ट कर रही है 50 न्यूटन की। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट रीचेज बी। सो जब ये ब्लॉक जो है ये यहाँ कहीं टच करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, चलिए धीरे धीरे सीखते हैं इस बात को। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रस्सी है वो कम होती जाएगी, है ना। और फाइनली मैं आपको रफली थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि फाइनली जब मान लो कि ये टच कर गया है तो उस सिचुएशन पे रस्सी तो ऐसी हो जाएगी और इस तरह से जाएगी ऊपर से, है ना, कि ब्लॉक यहाँ पर आ गया, अब ये बी पॉइंट हो गया, तो रस्सी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर है। इसका मतलब फाइनली जब ब्लॉक बी पे आएगा तो रस्सी कितनी होगी उस टाइम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पुली के बीच का डिस्टेंस लेंथ कितना होगा रस्सी का 3 मीटर होगा, है ना। ये जो लेंथ होगा 3 मीटर होगा, लेकिन इनिशियली वो लेंथ कितना है ना, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच अगर ये 3 है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है जो कि आपको गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा फिर पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि इनिशियली अगर मैं इसको सी डैश लिखता हूँ तो इनिशियली सी डैश जो है, जो कि लेंथ ऑफ द रोप है बिटवीन द पुली एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, वो अगर 5 मीटर है, तो जब ये ब्लॉक बी पर आ जाएगा, है ना, यहाँ तक आ जाएगा, जब ये ब्लॉक यहाँ से चल के ये वाला डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर रस्सी की कितनी लेंथ रह जाएगी सिर्फ 3 मीटर के बराबर, है ना। ये 3 मीटर लिखा हुआ है कि इतना रह जाएगा ना रस्सी का लेंथ, और ये कितना है 3 मीटर है। पहले 5 मीटर था, बाद में रस्सी का लेंथ सिर्फ 3 मीटर रह गया है। इसका मतलब कितनी रस्सी आगे गई, रस्सी 2 मीटर आगे गई है ना, 2 मीटर रस्सी आगे बढ़ी है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, वो कितना हुआ है 2 मीटर हुआ है। कितनी फोर्स से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, और रस्सी
कितनी आगे गई है उसी डायरेक्शन में, 2 मीटर आगे गई है। ठीक है, ये बात ही इसी न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा वो है, एक प्लस पॉइंट है कि इस बात को समझना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पहले स्प्रिंग 1 मीटर ऑलरेडी एलोंगेट हो चुका था। जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा जो कि 4 मीटर शो किया गया है, 4 मीटर आपको दिया गया है, तो 1 मीटर और प्लस 4 मीटर जब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा ना। तो एक्स फाइनल कितना हो जाएगा फिर, 5 मीटर हो जाएगा। तो इतने से बातों से हमें अब कैलकुलेशंस करनी है ना। आप स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। क्लियर होगी बात। चलिए, एक तो स्प्रिंग फोर्स है, एक टेंशन फोर्स है, दोनों के कारण हमें वर्क डन निकालना है। स्प्रिंग फोर्स के कारण देखते हैं सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स होगा नेगेटिव वर्क डन है, हाफ के फाइनल एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया, नेगेटिव हाफ के एक्स फाइनल तो हो गया 5 का स्क्वायर, एक्स इनिशियल हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24, इतना आ गया। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया, -12K, ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक, अब मैं देखता हूँ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ, सो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू कितनी फोर्स है, टेंशन फोर्स 50 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर, तो ये कितना आ गया 100, हालांकि जूल में आएगा 100 आ गया। ठीक, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में तो आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल वर्क डन में आएगा 12K प्लस 100, ये आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो K का वैल्यू मेरे पास होगा, K का वैल्यू है 5, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2, मास है मेरे पास 20 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, से ये हो जाएगा 60 प्लस 100 इक्वल्स टू 10v²। सो दिस कम्स आउट टू बी 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 इक्वल्स टू 10v², 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ 4 इक्वल्स टू v², और v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो देखो, इस तरह से हमने नियर अबाउट 8 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। इन 8 न्यूमेरिकल्स में मैंने बहुत सारे आसान, मुश्किल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे हैं जो कि वर्क एनर्जी पावर थ्योरम पे ही बेस होते हैं। फाइनली अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आखिरी काम भी कर दीजिए। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए और शेयर करिए।